अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का 9वां हिस्सा। क्या तुम गोरकन हो? नासिर ने पूछा। हाँ, और तुम दोनों कौन हो? कहीं जा रहे थे? बूढ़े ने पूछा। वो अब मटके से पानी पी रहा था। नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, हमें तो इधर ही आना था, नासिर ने कहा। वो बूढ़ा पानी पीकर अपने चोगे की आस्तीन से मुंह पोंछता हुआ अजीब से लहजे में बोला। हाँ, यहाँ तो एक न एक दिन सभी को आना है। उसके अजीब इसरार भरे लहजे पर नासिर और साजिद दोनों लरस से गए। साजिद ने उसके कान में सरगोशी की। नासिर भाई, इसे अपने आने का मकसद बताओ और निकल चलो यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नासिर ने उसे थपकी देकर तसल्ली दी, फिर हंसकर बूढ़े गोरकन से बोला। बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मगर हमारी उम्र ही क्या है। अच्छा बाबा, तुम हमारा एक काम कर दोगे? कैसा काम? हमें एक कब्र की तलाश है। किसकी कब्र? शहीद नेकशा की कब्र, नासिर ने उसे बताया। बूढ़ा गोरकन उसकी बात सुनकर अपनी अकलौती आंख से उसे घूरने लगा। क्या कहा? शहीद नेकशा की कब्र? हाँ बाबा, हम उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आए हैं, नासिर ने कहा। बूढ़ा गोरकन झुके झुके कांधों से चंद कदम चलता हुआ उसके करीब आया और अपनी अकलौती फटी हुई आंख नासिर के चेहरे पर जमाते हुए सरसराते लहजे में बोला। तुम लोगों का ये क्या लगता था? बाबा, ये हमारा दूर पार का अजीज था, हमें उसकी कब्र तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बार साजिद ने लबकुशाई की थी। अच्छा ठीक है, ले चलूंगा उसकी कब्र तक, मगर उसकी कब्र तो आखिरी सिरे पर है। अभी मैं थका हुआ आया हूं, जरा आराम कर लूं, फिर लिए चलता हूं तुम दोनों को, बूढ़े गोरकन ने कहा। फिर पूछा, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया है? नहीं बाबा, हमें खाने की तलब नहीं हो रही। आप ऐसा करें, खुद ये जहमत ना करें, सिर्फ हमारी रहनुमाई कर दें, हम खुद शहीद नेकशा की कब्र तक पहुंच जाएंगे। दरअसल हम दूसरे शहर से आए हैं, हमारे इस गांव में कोई वाकिफकार नहीं है, हम फातिहा पढ़कर जल्दी लौट जाना चाहते हैं, साजिद ने कहा। बूढ़े गोरकन ने अपनी एक आंख से पहले बगौर साजिद को देखा, फिर नासिर की तरफ देखकर अजीब और पुरस्रार लहजे में बोला। सिर्फ फातिहा ही पढ़ने आए हो ना, कोई और चक्कर तो नहीं? उसकी बात ने नासिर और साजिद को चौंका सा दिया था। उन्हें यूं लगा जैसे ये बूढ़ा गोरकन उनके यहाँ आने का असल मकसद जान गया है। ताहम नासिर ने कहा, नहीं बाबा, भला और हमने क्या करना है? फातिहा पढ़ेंगे और चले जाएंगे वापस। गांव में वाकई तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं? बूढ़े गोरकन ने जैसे अपनी तसल्ली की गर्ज से पूछा। नासिर ने नफी में सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, आओ बाहर, बूढ़े गोरकन ने कहा और फिर उनको झोपड़ी से बाहर ले आया। फिर एक तरफ टूटी फूटी कब्रों की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ से नाक की सीध में चले जाओ, 30 कदम गिन के एक गहरी खाई आएगी, तुम उसके बाएं तरफ मुड़ जाना और थोड़ा ही आगे जाओगे तो एक पुरानी बावली दिखाई देगी, वहीं एक बरगद का पेड़ नजर आएगा, उसके नीचे वो कब्र है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, हम चलते हैं, नासिर ने जल्दी से कहा और फिर साजिद का हाथ पकड़े मज़कूरा सिमत की तरफ बढ़ गया। शगुफ्ता को जीनत की तरफ से एक अजीब सी खुटक पैदा हो गई थी। वो पहले ही इस बात पर उलझी हुई थी कि आखिर उस बदरू ने जीनत के सौतेले बेटे को क्यों खौफजदा करके इस कोठी से निकलने पर मजबूर कर दिया था। उनकी भला क्या दुश्मनी थी? अगरचे इस सिलसिले में जीनत ने उसे बताया था कि हो सकता है ये लोग भी उसके खानदान या नस्ल से ताल्लुक रखते हों। उस वक्त तो जीनत उसके उस जवाब से मुतमईन हो गई थी, मगर वो उलझ सी गई थी। जाने क्यों उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे जीनत कोई चक्कर चला रही है। उसे पूरा यकीन था कि जीनत उस रात बदरू से ही मुखातिब थी, मगर उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जीनत किस बात की मोहलत मांग रही थी। अब उसके जहन में यह बात बैठ गई थी कि जीनत इन 3 दिनों की मोहलत में कुछ करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी, उसका इसे अब खोज लगाना था। चुनाचे उसने अब जीनत की टो लेने का फैसला किया। अब वो कोशिश करती थी कि हर वक्त उसी के साथ साथ रहे। यूं भी वो उसके साथ ही दफ्तर जाया करती थी। शगुफ्ता ने जीनत से इस मौजू पर ज्यादा बहस न की थी, लेकिन उधर ज़ैनब अब परेशान सी रहने लगी थी। उसने बदरू से वादा करके 3 दिनों की मोहलत तो ले ली थी, लेकिन अब वो सोच रही थी कि क्या करे। क्या वाकई उस बदरू की बात मान ले या फिर इनकार कर दे। इनकार करने की सूरत में उसे बदरू की धमकी याद थी, और अगर उसकी बात मान लेती है तो शगुफ्ता, साजिद और नासिर की सारी मेहनत आकारत जा सकती थी, बल्कि उनकी जान भी सख्त खतरे में पड़ सकती थी। और उसका ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि वो उन लोगों के साथ धोखा करे, और फिर साजिद को तो वो चाहती थी।
آخر کار بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی بات ہرگز نہیں مانے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تب اس نے شگفتہ کو ایک دن ساری بات بتا دی۔ شگفتہ نے فرتے جذبات سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور زینت کو تسلی دیتے ہوئے بولی، زینت بہن، تم بالکل فکر مت کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ بدرو ابھی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتی۔ بس ہمیں ذرا ہوشمندی سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، دعا کرو کہ ناصر اور ساجد خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ہاں، مجھے بھی ساجد کی بہت فکر رہتی ہے، زینت نے ہولے سے کہا تو شگفتہ قدرے چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی، پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا، اب میں سمجھی کہ تمہارے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن زینت بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تم میرے بھائی ساجد کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا تو نہ ہوگا؟ نہیں شگفتہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ساجد واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی جو ہوں، زینت نے ہولے سے کہا۔ شگفتہ بڑے رسان سے بولی، تم بھائی کی طرف سے بے فکر رہو، اس بیچارے کو تو خود کسی تم جیسے ہی سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر تمہاری کون سی اتنی زیادہ عمر ہے، صرف 6-7 سال کا ہی تو فرق ہے، بلکہ تم تو اپنی عمر سے بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہو۔ اس کی بات سن کر زینت نے مسکرا کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں ساجد کو ایسے ہی رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اس کا علاج کراؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ پھر سے ہم سب کو دیکھنے لگے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، شگفتہ نے فرتے جذبات سے روندے ہوئے لہجے میں کہا، اور زینت نے زیر لب آمین کہا۔ پھر وہ دونوں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی، جبکہ زینت رات گئے کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، در حقیقت اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ جب نصف پہر گزر گیا تو اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا۔ زینت دیوار پر ابھرے اس پراسرار سائے کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ بدرو اس کے خوفزدہ ذہن میں ابھرا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار سائے کی صورت واضح ہونے لگی۔ یہ وہی بھیانک صورت تھی، اسی بدرو کی صورت۔ وہ غصیلے لہجے میں زینت سے بولی، تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی، اب دیکھنا اپنا حشر۔ اس کی دھمکی سن کر زینت سہم کر رہ گئی، دہشت کے مارے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ پھر وہ بدرو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ زینت ساری رات سو نہ پائی تھی۔ زینت کی باتوں پر شگفتہ نے بہت غور و خوض کیا تھا۔ اسے اب ٹالی والے بابا کی یہ عجیب و غریب منطق سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو آباد رکھنے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس شیطانی بدرو کے خلاف جاتی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب ناصر اور ساجد ٹالی والے بابا سے جا کر ملے تھے تو انہوں نے دونوں سے بھی یہی کہا تھا کہ اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ واپس اپنے پرانے مدفن کی جانب لوٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہی معلوم کرنے تو ناصر اور ساجد بھیرا گاؤں گئے تھے، جہاں انہیں شہید نیک شاہ کی روح نے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب شگفتہ کو بدرو کے اصل عزائم کے بارے میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اندھیری کوٹھی کو غیر آباد کیوں رہنے دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی شگفتہ بے چین سی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کوٹھی کو اب زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنے دینا چاہیے۔ چنانچہ اگلے روز زینت سے صاف صاف کہہ دیا کہ ناصر اور ساجد کی واپسی جانے کب ہو، لہٰذا اب وہ اس اندھیری کوٹھی کو زیادہ دن غیر آباد نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ تم وہاں تنہا کس طرح رہو گی؟ ساجد اور ناصر کو تو واپس آ جانے دیتی، زینت نے گھبرا کر کہا۔ شگفتہ سمجھ گئی کہ زینت اس کے ہمراہ اس آسیبی کوٹھی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اسے اب ضرورت کیا تھی وہاں رہنے کی؟ وہ اب یہاں اپنی عالیشان کوٹھی میں اپنا تسلط جما چکی تھی۔ گویا اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اندھیری کوٹھی کی اوپری منزل خالی ہو چکی تھی۔ بہر طور وہ سنجیدگی سے بولی، اس کوٹھی کو زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنا چاہیے زینت، یہ ہم لوگوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بالآخر زینت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شگفتہ قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور تمہاری یہ کوٹھی خالی رہے گی؟ بے شک، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر تمہاری سوتیلی اولاد نے دوبارہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو دوبارہ مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی جرت اب نہیں کریں گے، زینت نے مستحکم لہجے میں کہا۔ شگفتہ ہولے سے مسکرا دی۔ اب اسے زینت کی نیت پر بالکل شبہ نہ رہا تھا۔ دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے بعد کال بیل بجی۔ وہ دونوں چوک پڑی، کیونکہ یہاں بھلا کون آنے کی جرت کر سکتا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا
कि कहीं साजिद और नासिर तो नहीं लौट आए। वो दोनों ही गेट पर पहुंची। दरवाज़ा खोला तो सामने शगुफ्ता का ससुर यानी उसके शोहर नासिर का मामू शफकत खड़ा था और उसके हमरा मोहल्ले के चंद दीगर मोतबर अफराद भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर दुरुस्ती के आसार थे। शफकत के लिए जीनत अजनबी औरत थी। उसने एक नागवार सी नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर अपनी बहू शगुफ्ता से मुखातिब होकर बोला, मेरा भांजा नासिर कुछ दिनों से गायब है, किधर है वो मेरे भाई साजिद के साथ दूसरे शहर गए हुए हैं, शगुफ्ता ने सपाट लहजे में जवाब दिया। इतने में एक दूसरे मोहल्ले वाले ने शगुफ्ता से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा, देखिए मोहतरमा, अगर आपके शोहर और भाई होते तो हम ये बात उन्हीं से करते, लेकिन अब मजबूरन हमें तुम लोगों से ही बात करना पड़ेगी। जीनत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शगुफ्ता ने इशारे से उसे रोक दिया और उसकी तरफ देखकर मतानत से बोली, आपको हम लोगों से क्या बात करनी है। उस पर एक तीसरे मोहल्लेदार ने कहा, बीबी, हम इस आसेबी कोठी से आजीज आ चुके हैं, बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान है। पहले तो हमें कोई परेशानी न थी, लेकिन जब से तुम लोगों ने यहाँ डेरा डाले रखा है, यहाँ से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। हम ये बर्दाश्त कर लेते, मगर अब हमारे मोहल्ले में हर रोज़ कोई ना कोई कत्ल हो रहा है। हम जानते हैं ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। उसने अपनी बात ख़त्म की। ज़रूर ये लोग कोई सिफली अमल करते होंगे, एक और ने कहा, इन लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जीनत और शगुफ्ता अपनी जगह सुन होकर रह गई थी, ताहम जीनत ने ही हिम्मत करके उन लोगों से कहा, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हम यहाँ किसी किस्म का कोई काला या सिफली नहीं करते। उसकी बात सुनकर शफकत की तेवरी पर बल पड़ गए। वो जीनत को घूरते हुए बोला, बीबी, हम कुछ नहीं जानते, तुम लोगों को इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट कर जाना होगा। मुझे शक होने लगा है कि कहीं मेरा भांजा नासिर तुम लोगों के काले जादू की भेंट न चढ़ गया हो। हे मिस्टर, तमीज से बात करें, समझे तुम? ये कोठी हमारी मलकियत है, हम इसे क्यों खाली करें? जीनत भी अड़ गई। शगुफ्ता ने अपने ससुर को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना और यूं वो सब उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देकर वापस चले गए। अगर ये बात राज में ना रखने के लिए टाली वाले बाबा ने ताकीद ना की होती तो यकीनन वो उन्हें आगाह कर देती, मगर अब एक नई परेशानी ने शगुफ्ता को मुतवहिश सा कर दिया था। लेकिन जीनत को इसकी कतन फिक्र न थी। उसने शगुफ्ता को तसल्ली दी और कहा, पुलिस को भी आ लेने दो, मैं निमट लूंगी उनसे। नासिर और साजिद बूढ़े गोरकन के बताए हुए रास्ते पर तेज तेज कदमों से टूटी हुई शिकस्ता कब्रों के दरमियान चले जा रहे थे। फिर 30 कदम गिनकर वो रुक गए। दिन में भी चार अतराफ हू का आलम था। पूरा कब्रिस्तान सांस लेता महसूस हो रहा था। हर तरफ आसेबी वीरानी का राज था। उसके बाद वो दोनों बाएं तरफ मुड़ गए। सामने ही पुराना कुआं नजर आ गया। फिर उसके करीब पहुंचकर दोनों रुक गए। नासिर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे अपने दाएं जानिब चंद शिकस्ता कब्रों को छोड़कर बरगद का वो पुराना पेड़ नजर आ गया, जिसके नीचे एक कब्र थी। नासिर भाई, क्या शहीद नेकशा की कब्र दिखाई दी? अचानक साजिद ने पूछा। हाँ, आ गई नजर, आओ, नासिर ने कहा और फिर उसका हाथ पकड़े बरगद तले उस कब्र के करीब पहुंचकर रुक गया। कब्र कच्ची थी मगर ठीक हालत में थी। उसके आसपास की मिट्टी को देखकर अंदाजा होता था कि कब्र की देखभाल बाकायदगी से नहीं तो अक्सर व बेशतर जरूर की जाती है। कब्र के सरहाने कतबा भी था। नासिर जरा झुककर भगोर पड़ने लगा। शहीद नेकशा नीचे मुख्तसर तारुफ था। बहरा गांव का बहादुर और नेक इंसान, जिसने कई सौ साल पहले एक भयानक शैतान सिफत इंसान का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करके उसका खात्मा किया और गांव वालों को उस मूजी से निजात दिलाई, मगर इस मुकाबले में वो खुद भी मारा गया। नासिर एक गहरी सांस खारिज करके खड़ा हुआ और साजिद को कतबे की तहरीर से जुबानी आगाह किया। साजिद खुश होकर बोला, इसका मतलब है कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। हाँ साजिद, हमें आज रात ही टाली वाले बाबा के बताए हाजिरात का अमल करके शहीद नेकशा की रूह से उस शैतान की रूह के बारे में पूछना होगा। मुझे उम्मीद है इस बहादुर शहीद की नेक रूह इस मामले में हमारी ज़रूर मदद करेगी, नासिर ने पुरजोश लहजे में कहा। अब उन्हें रात का इंतज़ार था। दोपहर हो चुकी थी। उन्हें भूख का भी एहसास होने लगा। पानी तो उन्होंने बूढ़े गोरकन की झोंपड़ी से पी लिया था। अचानक साजिद ने खदशा जाहिर करते हुए नासिर से कहा, नासिर भाई, तुम्हें टाली वाले बाबा की नसीहत याद तो है ना कि हमें यह काम रात की तारीकी में और निहायत राजदारी के साथ करना है? हाँ हाँ, मुझे याद है, नासिर जल्दी से बोला। लेकिन हमें उस बूढ़े गोरकन से भी होशियार रहना होगा। वो हमारी टोह लेने की कोशिश कर सकता है। मैं तो देख नहीं सकता, मगर तुमने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा। हाँ साजिद, तुम बेफिक्र रहो, मैं चौकन्ना रहने की कोशिश करूँगा। आओ अब ज़रा फातिहा पढ़ लेते हैं, नासिर ने कहा और फिर दोनों ने फातिहा पढ़ी।
अब पेट पूजा का मसला था। आबादी बहुत दूर थी, यूं भी वहां उन्हें कोई होटल या सराय वगैरह नजर नहीं आई थी। ना ही उनका वहां कोई जानने वाला था, लिहाजा उन्होंने इधर ही वक्त गुजारी का सोचा। अलबत्ता नासिर ने एक जंगली बेरी का दरख्त तलाश किया और वो दोनों जंगली बेर खाकर गुजारा करने लगे। अब उन्हें आज की रात इस कब्रिस्तान में गुजारना थी। अचानक एक खरखराती हुई और एक भोंडी आवाज उनकी ठिठकी हुई समातों से टकराई। तुम लोगों ने फातिहा पढ़ ली? वो दोनों उस शनासा आवाज पर चौंके। नासिर ने गर्दन मोड़कर देखा। सामने वही झुकी झुकी कमर वाला काना गोरकन खड़ा था। उसकी अकलौती आंख का डेला थिरक रहा था। वो बगौर उन दोनों के चेहरों का जायजा ले रहा था। काना होने की वजह से दूसरी आंख कुछ ज्यादा ही फटी हुई और उबली पड़ती नजर आ रही थी। उसे अचानक सामने पाकर नासिर कुछ गड़बड़ा सा गया। ताहम नासिर ने कहा, हाँ बस अब हम वापस लौटने ही वाले थे। सोचा थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर वापस लौट जाएंगे। आबादी भी बहुत दूर है। ठीक है, लौट जाना। ख्याल रखना, शाम जल्द ही उतरती है इस कब्रिस्तान में। ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाओ। काने गोरकन ने इसरार भरे लहजे में कहा और फिर वापस लौट गया। ये बदबख्त हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? हमारी मर्जी, हम जिस वक्त भी वापस लौटें। साजिद ने उसके जाने का अंदाजा करने के बाद गुस्से से कहा। नासिर किसी सोच में गुम था। काने गोरकन ने किसी मुसीबत का जिक्र किया था। वो सोच रहा था कि क्या वो उन्हें इस तरह डराने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों जरा फासले पर जाकर एक घने पेड़ तले बैठ गए। नासिर बगौर चौकन्ने अंदाज में चार अतराफ का गाहे बगाहे जायजा लेता रहा। दर हकीकत वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो पुरस्रार काना गोरकन वहां रहकर उनकी टोह तो नहीं ले रहा, मगर ऐसा नहीं था। दूर दूर तक अब वीरानी का राज था। माहौल में दम बखुद सी खामोशी तारी थी। अंदेशनाक वसवसों से फिजा धड़कती महसूस हो रही थी। दोनों वहीं बैठे रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक चक्कर कब्रिस्तान का लगाया और फिर इस मर्तबा कोई महफूज सी जगह तलाश करके वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करने लगे। ये जगह शहीद नेक शाह की कब्र से थोड़ी ही दूर थी। उनका ख्याल था कि वो काना गोरकन जरूर एक बार फिर अपनी तसल्ली करने की खातिर यहाँ आएगा कि ये दोनों वापस लौट गए हैं या नहीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये काना गोरकन उन्हें क्यों शाम से पहले पहले यहाँ से लौट जाने का कह रहा था। इसमें क्या राज था, कौन सा पुरस्रार चक्कर था, ये दोनों नहीं जानते थे। वक्त गुजरा, शाम झलकने लगी। यहाँ तो दिन में भी हौलनाक माहौल महसूस होता था, मगर अब शाम होते ही माहौल में मजीद वहशत तारी होने लगी थी। नासिर भाई, शाम तो हो गई? अचानक साजिद ने पूछा। हाँ, शाम तो हो गई है, लेकिन हमसे गलती हो गई, नासिर ने सरगोशी में कहा। कैसी गलती? हमें लालटेन अपने साथ ज़रूर लानी चाहिए थी, नासिर ने बताया। क्या आसमान साफ नहीं? चांद की रोशनी से भी काम लिया जा सकता है, साजिद ने कहा। हाँ, देखता हूँ, आसमान तो साफ ही है, नासिर ने शफाफ आसमान पर तारे टिमटिमाते हुए देखकर कहा। शाम के बाद रात झुक आई। अब उन्हें आवारा जानवरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ का भी डर होने लगा था। शुक्र था कि तबाक सा चांद उभर आया था और पुरस्रार सी तिलिस्माती चांदनी पूरे कब्रिस्तान में फैल गई थी। आसपास अब आवारा कुत्तों और गीदड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी थीं। नासिर भाई, लगता है रात गहरी हो गई है, क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए, साजिद ने हौले से सरगोशी की। नासिर बोला, चलो। वो दोनों उठे और शहीद नेक शाह की कब्र की तरफ चल पड़े। दफातन उन्हें यूं लगा जैसे कोई उनके अकब में चला रहा हो। नासिर ने फौरन रुककर अपने अकब में देखा, मगर उसे सिवाय तारीकी और मलगजी चांदनी के कुछ नजर न आया। वो उसे माहौल का शाखसाना करार देकर फिर आगे बढ़ा तो अचानक उसे अपने अकब में आहट सुनाई दी। उसने एकदम गर्दन मोड़कर अकब में देखा तो उसे एक सायद दरख्त की आड़ में छुपता हुआ नजर आया। कौन है? नासिर ने धड़कते दिल से पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। साजिद, तुम जरा ठहरो। नासिर ने साजिद को वहीं खड़ा किया और उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिधर वो पुरस्रार साया छुपा था। वहां पहुंचा तो कोई नजर न आया। उसके दिलो दिमाग को अनजाने खौफ ने जकड़ लिया। ताहम वो वापस मुड़ा तो अचानक ठिठक कर रुक गया। उसने देखा कि गुमसुम खड़े साजिद की तरफ एक साया दबे पांव बढ़ रहा था। उसके हाथ में कुदाल थी जिसे उसने अपने दोनों हाथों में पकड़े अपने सर से बुलंद कर रखा था। उसके जारहाना तेवर से अंदाजा होता था कि वो साजिद पर हमला करना चाहता था। नासिर ने जो ये देखा तो उसे साजिद की जान खतरे में महसूस हुई। वो चश्मे ज़दन में उस साये के करीब जा पहुंचा। फिर इससे पहले कि वो झुके झुके कंधों वाला साया कुदाल से साजिद पर हमला करता, नासिर ने बड़े जोर से उसे धक्का दिया। साया परे जा गिरा। कुदाल उसके हाथ से छूट गई। नासिर ने देखा वो काना गोरकन था। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्यों साजिद की जान का दुश्मन बन गया था। उधर काने गोरकन ने भी उठने में ज़्यादा देर न लगाई। उसके चेहरे पर दुरुस्ती के आसार थे।
اور اکلوتی آنکھ میں بڑی خوفناک سی چمک تھی۔ اس نے دوبارہ کدال اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی تھی۔ پھر وہ ناصر کو گھور کر غصیلے لہجے میں بولا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ شام ہونے سے پہلے دفع ہو جانا، ورنہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اب بھگتو۔ یہ کہہ کر وہ کدال اپنے ہاتھوں میں تولتا ہوا جارحانہ تیوروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر بھی محتاط ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساجد البتہ بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ ناصر نے چلا کر کانے گورکن سے کہا، ہماری مرضی، ہم یہاں سے جائیں یا نہ جائیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے واپس لوٹنے پر مجبور کرنے والے؟ کانے گورکن نے عجیب سے خونخوار لہجے میں گررا کر کہا، بکواس مت کرو، اب تمہارے لوٹنے کا سمے بیت چکا، اب میں تم دونوں کی قبریں ادھر ہی بناؤں گا۔ ناصر کے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور بولا، مگر تم ہماری جان کے دشمن۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کانے گورکن نے ناصر پر کدال سے حملہ کر دیا، مگر ناصر نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے اس کے کدال والے دونوں ہاتھوں کو روکا اور اس سے کدال چھین کر پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کر دی۔ کانے گورکن کو ناصر سے شاید ایسی بہادری کی توقع نہ تھی۔ وہ پیٹ پر لات کھاتے ہی خرخراتی آواز سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے تھے اور چہرے پر ہولناک درشتی امڑ آئی تھی۔ ناصر کا خیال تھا کہ اب یہ کانا گورکن واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کانے گورکن نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دونوں یہاں کس نیت سے آئے ہو، مگر میں تمہارا وہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں خود مقدس جعفر موس کا پجاری ہوں۔ میں تم دونوں کو آخری موقع دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ناصر اور ساجد اس کی بات پر چونکے۔ کانے گورکن نے خود کو کسی جعفر موس کا پیروکار بتایا تھا، مگر یہ کون تھا، اس بارے میں پوچھنے کی ہمت ساجد نے ہی اسے کی اور بولا، یہ جعفر موس کون ہے؟ مقدس جعفر موس بولو، وہ کانا گورکن درست لہجے میں بولا۔ وہ ناقابل تسخیر پراسرار قوتوں کا مالک تھا، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے زمان شاہ نامی انسان نے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی جرت کی۔ اس نے مقدس جعفر موس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر خود زمان شاہ بھی نہ بچ سکا۔ مقدس جعفر موس جسمانی طور پر تو مر چکا ہے، لیکن اس کی روح اب بھی بھٹکتی رہتی ہے۔ زمان شاہ نے اسے یہاں سے دور اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار کے گھر میں دفنایا تھا، کیونکہ وہ مقدس جعفر موس کی پراسرار طاقتوں سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ جعفر موس کسی وقت بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، مگر بعد میں زمان شاہ بھی نہ بچ سکا۔ اور اب تم دونوں زمان شاہ کی برسوں پرانی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہو، میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مارے غیظ و غضب کے ہانپنے لگا۔ ناصر اور ساجد مبہوت سے اس کی یہ باتیں سنتے رہے۔ پیش آمدہ حالات کے مطابق وہ اس کانے گورکن کی باتوں کو سمجھ رہے تھے کہ جعفر موس وہی شیطان تھا جس کی موت زمان شاہ المعروف شہید نیک شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اب اس کی بدرو ان کے خاندانوں کی جانی دشمن بن چکی تھی، اور یہ کانا گورکن اس کے چیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ صورتحال عین وقت پر گمبھیر ہو گئی تھی، مگر بجائے مایوس ہونے کے ناصر اور ساجد نے اس مشکل گھڑی سے نمٹنے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا ناصر نے جرت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا، اے شیطان کے چیلے، تجھ پر اللہ کی مار ہو، تو اور تیرا شیطان جعفر موس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بات بھی ہماری تم کان کھول کر سن لو کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی ہماری آگے بھی مدد کرے گا، اور عنقریب اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ تمہارے اس شیطان آقا جعفر موس کا بھی ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو جائے گا۔ اگر تم نے ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناصر کی جرت آمیز گفتگو اور ارادوں کی پختگی نے کانے گورکن کو ایک لمحے کے لیے پریشان سا کر دیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حلق سے ایک بلند قہقہا اگلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولا، اے مقدس جعفر موس کے پیروکاروں، قبروں سے نکل آؤ اور میری مدد کرو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک آس پاس کے ماحول میں عجیب سی گونج پیدا ہونے لگی۔ ناصر گردن گھمائے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کچھ پراسراریت کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ ساجد نے بھی یہ پراسرار سی گونج سن لی تھی۔ وہ چلا کر ناصر سے بولا، ناصر بھائی، اس خبیث گورکن کو ختم کر دو، یہ اس بدرو کا چیلا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ناصر کا دل اچانک خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آن ٹکا۔ نیم تلسماتی چاندنی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد کی قبروں سے مردے سالم حالت میں اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا دہشتناک منظر اچھے اچھوں کا پتا پانی کر دیتا ہے، لیکن چونکہ ناصر نے اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا تھا۔ وہ بغور چاروں طرف سے مردوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مردے کسی نئی قبروں سے شک ہو کر نہیں نکلے تھے،
बल्कि जो कब्रें शिकस्त और टूटी हुई थी उनके अंदर से बरामद हुए थे। मगर हैरत की बात यह थी कि वो इस्तिख्वानी हालत में ना थे, बल्कि अपने असल रंगो रूप में थे। अलबत्ता उनके जिस्म सफ़ेद लट्ठे के कफन में ज़रूर मलबूस थे। उनके चेहरे भी आम इंसानों के जैसे ही थे, मगर आंखें पथराई हुई थी और चेहरे किसी तेज़ वोट दूधिया बल्ब की तरह रोशन थे। उनकी तादाद 10-12 के लगभग नजर आती थी, मगर उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। नासिर ने अपने हवास मुश्तमा रखते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई कुदाल को मजबूती से थाम लिया और फिर जैसे ही एक मुर्दा उसके करीब आया, उसने कुदाल का नोकीला आहीनी फल उसके सीने पर रसीद कर दिया। मुर्दे के हलक से कोई चीख बरामद न हुई, अलबत्ता वो कुदाल का वार खाते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नासिर को हिम्मत हुई और यूं उसने दूसरे मुर्दे का भी यही हशर किया। फिर तो जैसे नासिर पर जुनून तारी हो गया। मुर्दे उसकी कुदाल का वार खा खा कर जमी बोस होने लगे, मगर गिरते ही वो अपने हाथों, पैरों और घुटनों की मदद से घिसटने की कोशिश करने लगे। खून उनके जिस्मों से नहीं बह रहा था। फिर अचानक उसे साजिद की दिलदोज़ चीख सुनाई दी। वो साजिद की तरफ पलटा और धक से रह गया। दो मुर्दों ने हैरान परेशान साजिद को दबोच लिया था। एक मुर्दा उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा था, उधर वो खबीस काना गोरकन जोर जोर से शैतानी कहकहे लगाने में मसरूफ था। नासिर ने जोश के मारे एक जोरदार चीख मारी और कुदाल पकड़े साजिद की तरफ लपका। उसने सबसे पहले एक मुर्दे की पुश्त पर कुदाल रसीद की और उसे गर्दन से पकड़कर साजिद से अलहदा करके परे धकेल दिया। फिर यही हशर उसने दूसरे मुर्दे का भी किया। साजिद बेचारा चीख चीख कर नासिर से पूछने की कोशिश कर रहा था कि उन पर किन लोगों ने हमला कर दिया है, लेकिन नासिर के पास इतना वक्त ना था। ताहम उसने खौफनाक नज़रों से करीब खड़े शैतानी कहकहे लगाते हुए उस काने गोरकन की तरफ देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए वो एक जोशीली चीख मारकर उसकी तरफ लपका। काने गोरकन ने जो नासिर को कुदाल पकड़े जारहाना तेवरों के साथ अपनी तरफ बढ़ते देखा तो अचानक उसके कहकाहों को ब्रेक लग गए। वो परेशान सा नजर आने लगा, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसने वापस पलटकर भागने की कोशिश की। नासिर अब उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने कुदाल की भरपूर ज़रब उस पर रसीद कर दी, जो खबीस काने गोरकन के दाएं कंधे में पेवस्त हो गई। उसके हलक से एक करी चीख बुलंद हुई और फिर वो तेवरा कर गिरा। कुदाल का आहीनी फल उसके दाएं कांधे पर पेवस्त था और अब उसके जख्मी कांधे से खून जारी हो गया था। काना गोरकन अजियतनाक कराहों के बाद अपने हाथ पांव ढीले छोड़कर ठंडा पड़ गया था। फरते जोश से नासिर का चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था और वो जोर जोर से हाँफने भी लगा था। अचानक उसे फिर साजिद की चीख सुनाई दी। वो बेख्तियार पलटा। क्या देखता है कि 3-4 मुर्दों ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसकी रूह फना हो गई। वो काने गोरकन को उसी हालत में छोड़कर उसकी मदद के लिए लपका और करीब पहुंचा तो अचानक ठिठक कर रुक गया। वो तमाम मुर्दे आनन फानन अब गायब होने लगे थे। नासिर ने फौरन आगे बढ़कर साजिद को सहारा देते हुए खड़ा कर दिया। उसके कपड़े मुर्दों से खींचातानी के बाइस फट गए थे। नासिर ने अपनी सांसें बहाल की और फिर जल्दी जल्दी उसे सूरत हाल से आगाह करने लगा। कब्रिस्तान में एक बार फिर हौलनाक सन्नाटा तारी हो चुका था। उन दोनों को अब एक नई परेशानी ने आन घेरा था। सबसे ज्यादा परेशानी शगुफ्ता को हो रही थी। उसे अपने ससुर और मोहल्ले वालों की धमकी और 2 रोज के अंदर इस अंधेरी कोठी को खाली करने की मोहलत देने से वो खासी फिक्रमंद हो गई थी। उस पर उन लोगों का यह भी कहना कि रातों को अब इस अंधेरी कोठी से जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं कि मारे खौफ के मोहल्ले वालों का जीना दूभर हो चुका है। मोहल्ले वालों ने उन पर ही इल्ज़ाम लगाया था कि यह सब इन्हीं की वजह से हो रहा था। मजीद ये कि अंधेरी कोठी में बैठकर ये लोग सिफली उलूम और जादू टूने किया करते थे। शफकत और मोहल्ले के चंद लोग पुलिस लाने की भी धमकी दे चुके थे, लेकिन शगुफ्ता की बनिस्बत जीनत कुछ ज़्यादा परेशान न थी। शायद उसे तसल्ली थी कि वकील खालिदा तौफीक अपने पुलिस अफसर शोहर तौफीक अहमद के ज़रिए ऐसी सूरत हाल को संभाल लेगी। चुनाचे वो दिन तो खैरियत से गुजर गए। अलबत्ता अगले दिन जब दोनों तैयार होकर दफ्तर जाने लगी तो मुताल्लिका थाने की पुलिस आ गई। उनके हमरा एक मोटा हवालदार भी था। ये थाना इंचार्ज था। उसने उन दोनों के बयानात लिए। जीनत और शगुफ्ता ने उन्हें बता दिया कि वो काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम हैं और अंधेरी कोठी के पुरस्रार वाक़यात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने भी पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। मोहल्ले के चंद लोग भी आ गए थे। उनमें नासिर का मामू शफकत पेश था। वो थानेदार के कान भरने की कोशिश में दूसरे मोहल्ले वालों की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। बिलाखिर जब मोटा थानेदार उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा जहां उस शैतानी बदरू का मदफन था,
तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रोल बंद दरवाजे के जंगालू ताले पर ठोकते हुए शगुफ्ता से पूछा, इस कमरे में कौन रहता है? बेचारी शगुफ्ता परेशान सी हो गई। अलबत्ता जीनत मरूब हुए बगैर जवाबन बोली, यह कोठी का स्टोर रूम है। थानेदार उसके चेहरे को घूरते हुए दांत पीसकर बुड़बुड़ाया, पर इस पर ताला क्यों पड़ा है? क्या स्टोर में कोई खजाना पोशीदा है? शफकत ने फौरन थानेदार के कान भरते हुए कहा, थानेदार जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इस कमरे के अंदर तो बैठकर ये लोग सिफली अमल और जादू टूने करते हैं। आप इसे अभी खुलवाने का हुक्म दें, फिर देखना मेरी बात सच साबित होती है कि नहीं। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा और दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर किया कीजिए। शुक्रिया।